डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन बनाने की विधियों के अंतर्गत एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने की अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH के द्वारा जो क्रिया है उसको हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में स्टडी कर रहे थे। इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इसमें दो तरह की मैकेनिज़्म है इस प्रोसेस में संभव है। एक बाईमोलिकुलर मैकेनिज़्म है और दूसरी यूनिमोलिकुलर मैकेनिज़्म है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बाईमोलिकुलर मैकेनिज़्म वो होती है जिसमें मोस्टली प्राइमरी एल्किल हैलाइड हम लोग काम में लेते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उसके पास वाले बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन है वो निष्कासित होता है। इसके वेग निर्धारक पद में एल्किल हैलाइड तथा क्षार या जो निष्कासन करने वाली जो डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग स्पीसीज़ है OH नेगेटिव है वो दोनों उपस्थित होते हैं। और ये पद चूँकि धीमी गति से होता है अतः यह वेग निर्धारक पद है। और इसमें वेग निर्धारक पद में चूँकि दोनों उपस्थित हैं अर्थात एल्किल हैलाइड भी उपस्थित है और क्षार भी उपस्थित है, इसलिए ये बाईमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। इस द्विअणु अपक्रिया की क्रियाविधि हम लोग देख रहे थे, इसको आगे और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर OH नेगेटिव है वो बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से ये खींचने की कोशिश कर रहा है। अब हाइड्रोजन के बीच और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध पूरी तरह से नहीं टूटा है, इसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। और कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच का बंध भी पूरी तरह से नहीं टूटा है, इसको भी डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब देखिए ये दोनों, अगर हैलोजन भी निकल जाता है और हाइड्रोजन, हम लोग जानते हैं कि एक ये सिग्मा बंध और एक ये सिग्मा, दो सिग्मा बंध के विलोपन के साथ में एक पाई बंध बनता है। तो अब यहाँ पर देखो जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हम TS बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में दोनों कार्बन के बीच में ना तो डबल बॉन्ड पूरी तरह से बना है, ना कार्बन हैलोजन के बीच का बंध पूरी तरह टूटा है और ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंध पूरी तरह टूटा है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट हमें प्राप्त हुई है, ये संक्रमण अवस्था प्राप्त हुई है, इसमें ये स्थिति है। फिर से देख लें कि कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड बना नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटा नहीं है, कार्बन हैलोजन के बीच का बंध भी नहीं टूटा है। और स्पीसीज़ हैं वो दोनों उपस्थित हैं, क्षार भी उपस्थित है और एल्किल हैलाइड भी उपस्थित है। चूँकि ये धीमी गति का पद है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर उसके बाद में एक साथ दोनों प्रोसेस होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होगा और हैलोजन का यहाँ से निष्कासन हो जाएगा। ये दोनों प्रोसेस होंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हैलोजन निकल जाएगा। और जैसे ही ये निष्कासित होगा, ये इधर का जो बंध है डॉटेड इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसको पूर्ण बंध में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने जो स्पीसीज बनाई है हमारी एल्कीन, उसमें हम क्लियर डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन के लेकर B अलग हुआ, अगर ये B OH है तो ये BH क्या हो जाएगा, वाटर। OH और H नेगेटिव मिलकर, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ये मिलकर के वाटर बना देंगे और X नेगेटिव या हैलाइड आयन यहाँ से पृथक हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है बाईमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर, ये देखिए ये प्रोसेस है, इसको हम कैसे समझते हैं, हाइड्रोजन निकलता है और हैलोजन भी यहाँ से निकल जाता है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा वैसे यहाँ से हैलोजन निकल जाए। और ये प्रोसेस एक साथ कैसे होते हैं इसको हम लोग अच्छी तरह से याद कैसे रख सकते हैं। जैसे अगर हम कुएं से पानी को खींच रहे हैं बाल्टी द्वारा, एक हमने कमज़ोर रस्सी ली हुई है और उसकी सहायता से कुएं से हम पानी बाल्टी के माध्यम से निकाल रहे हैं। भरी हुई बाल्टी अगर हम खींचते हैं और उसमें अगर रस्सी बीच में टूट जाती है तो बाल्टी नीचे कुएं में गिरती है और जो व्यक्ति उसे खींच रहा है वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। ये प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं। वैसे यहाँ पर होता है जब क्षार है हाइड्रोजन को लेकर निष्कासित होता है तो उसी समय कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध भी टूट जाता है। ये प्रोसेस उसी तरह से हो रहा है कि बाल्टी है वो कुएं के अंदर नीचे चली जाती है और खींचने वाला है वो पीछे की तरफ जाके गिरता है।
तो इस प्रकार का ये प्रोसेस है, ये दोनों हो रहे हैं और इसके द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन। फिर से हम देख लें, इसको हम बाइमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों ही स्पीसीज उपस्थित हैं। यहाँ पर है वो क्षार भी उपस्थित है और एल्किल हैलाइड भी उपस्थित है, इसलिए ये बाइमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन हैलोजन बंध विदलन हेतु ऊर्जा निम्न 3 अब देखिए, इसको ये निष्कासित करेगा। हम जानते हैं बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बंध के निर्माण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब इसमें बंध कौन कौन से टूट रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा है, अल्फा कार्बन और हैलोजन के बीच का बंध टूट रहा है। तो दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बंध का निर्माण हो रहा है। हम जानते हैं बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और बंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम बात करें कि CH बंध के और CX बंध के टूटने के लिए कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगी? निष्कासित प्रोटॉन और क्षार के। अब देखिए, मैंने बताया था कि इसमें जो हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो रहा है वो OH आयन से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है OH आयन से रिएक्ट करेगा, वाटर बना। तो यहाँ पर नया बॉन्ड बना, नया बॉन्ड जैसे ही बनता है तो ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होती है। तो इसके प्राप्त होने से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो बंध को, फर्दर बंधों को तोड़ने के लिए काम में आ जाए। एक तो ये है। दूसरा है दोनों कार्बन परमाणु, और कहाँ बंध बन रहा है? दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच बंध बन रहा है। तो बंध बनने पर ऊर्जा है वो मुक्त होगी। तो एक ऊर्जा तो एनर्जी हमारे लिए यहाँ से प्राप्त हो रही है, इसको हम E1 कहें, और एनर्जी है एनर्जी 1, और यहाँ से एक और एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है एनर्जी 2। तो यहाँ पर एनर्जी 2 प्राप्त हो रही है और यहाँ पर एनर्जी, इसको और एनर्जी 1 और यहाँ पर एनर्जी 2 है। तो एक तो OH और H के बीच में बंध बनने पर ऊर्जा मुक्त हो रही है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बंध बनने पर ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसको हम एनर्जी 2 कहते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार से हमारे लिए ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है। अब ये जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है ये दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य पाई बंध बनने से ये प्राप्त हो रही है और ये प्राप्त हो रही है। तो ये ऊर्जा किस में काम आ जाएगी? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ने में, और यहाँ पर कार्बन और हैलोजन। तीसरे प्रकार से हमें ऊर्जा कहाँ प्राप्त हो रही है? विलायकन ऊर्जा, क्योंकि जो X नेगेटिव आयन है वो जो है यहाँ पर विलयन में है, वो विलायकन ऊर्जा है वो जो है, क्योंकि X नेगेटिव आयन और विलयन में उपस्थित जो है एल्कोहल इसको जो है निष्कासित कर रहा है। तो इनके बीच में जो प्रोसेस होगा वो सॉल्वेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये भी एक तरह के बंध होते हैं। सॉल्वेशन के प्रोसेस में निकलने वाले हैलाइड आयन तथा विलायक के बीच में बंधों का निर्माण होता है और इन बंधों के निर्माण के द्वारा भी ऊर्जा मुक्त, बंध कहीं भी बनेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी। ये सब ऊर्जाएं जो मुक्त हो रही हैं ये संयुक्त रूप से बंध को तोड़ने के काम में आती हैं। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरी तरह की जो क्रियाविधि इसके लिए प्रपोज की गई है वो यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म हम किन्हें कहेंगे? एकाणुक अपक्रियाएं। इसको हम E1 से व्यक्त करते हैं। अगेन हम समझ लें, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, विलोपन, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। E एलिमिनेशन को, इसलिए हम इन रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन, फिर से E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। तो ये एकाणुक विलोपन अपक्रियाएं हैं जो कि एलिमिनेशन मैकेनिज्म के अंतर्गत आती हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। कुछ द्वितीयक व तृतीयक एल्किल हैलाइड अल्प क्षारीय माध्यम में निम्न क्रियाविधि द्वारा विहाइड्रोहैलोजनीकरण देते हैं। यह क्रियाविधि 2 पदों में संपन्न होती है, लेकिन एक पद ही वेग निर्धारक पद होता है। इसमें पहला पद है वो वेग निर्धारक पद है। कार्ब धनायन का इसमें निर्माण हो रहा है। इसमें जो है हैलोजन है वो हैलाइड आयन के रूप में निकल जाएगा और कार्ब धनायन का इसमें निर्माण हो जाएगा। ये धीमा पद है। तो दुर्बल क्षारीय माध्यम में, अब देखिए यहाँ पर ये यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म कौन सी होंगी? जिनमें कि वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु उपस्थित है और वो अणु क्या है? एल्किल हैलाइड। अगर वेग निर्धारक पद में एक अणु उपस्थित है
तो वो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, एक कोटि ही होती है इनकी फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं। प्रथम कोटि की एक आणुक अपक्रियाएं होती हैं। अब देखें इसमें हम धीमा पद है वो वेग निर्धारक पद है। वेग निर्धारक पद में केवल एल्किल हैलाइड उपस्थित है, इसलिए ये जो है यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोजन का क्षार द्वारा निष्कासन होगा और जो इसका, अब देखें ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये कार्बन है ये बीटा कार्बन उसके पास वाला, तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा वो जो है बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये वाला जो पद है ये फास्ट होता है या तीव्र गति का होता है। तीव्र गति के पद में यद्यपि कि ये कार्बोकैटायन भी उपस्थित है और क्षार भी उपस्थित है, लेकिन चूंकि ये फास्ट पद है इसलिए ये वेग निर्धारक पद नहीं होगा। ये वाला ऊपर वाला वेग निर्धारक पद होगा। वेग निर्धारक पद में केवल एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल ही उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है अपक्रिया की जो दर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड हो जाएगी। एल्काइल हैलाइड की सांद्रता के ही, क्योंकि वेग निर्धारक पद में केवल एल्काइल हैलाइड है। ऊपर वाले में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो रिएक्शन रेट है, अगर हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल्काइल हैलाइड एवं क्षार बेस दोनों ही वेग निर्धारक पद में उपस्थित हैं और इसमें एल्किल हैलाइड भी उपस्थित है और क्षार भी उपस्थित है। यहाँ पर केवल, तो यहाँ पर रिएक्शन रेट दोनों की सांद्रता के द्वारा प्रभावित होगी, जबकि यहाँ पर रिएक्शन रेट है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के द्वारा प्रभावित होगी, है ना। फिर से इसको हम देख लें इस क्रियाविधि को। इसमें पहले पद में कार्बोकैटायन का निर्माण, तो देखिए कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, अर्थात ये अपक्रिया ऐसे एल्किल हैलाइड देते हैं जो कि तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तृतीयक एल्किल हैलाइडों के द्वारा तृतीयक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तृतीयक कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, इसलिए उसका निर्माण आसानी से संभव हो जाता है। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड अगर हम लेंगे, वेग निर्धारक पद होगा जो धीमी गति का होगा, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होगा और ये जो कार्बोकैटायन है अब क्षार के द्वारा क्रिया करेगा और इससे बीटा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के द्वारा है एल्कीन का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो है एल्कीन बन गई है। चूंकि ये पद धीमा पद है जिसमें केवल एल्किल हैलाइड है, इसलिए अपक्रिया का जो वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। एल्किल हैलाइडों से एल्कीन बनाने में जो रिएक्शंस हैं उनमें जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है क्रिया करते हैं, क्योंकि उनके बनने वाले जो कार्बोकैटायन हैं वो सर्वाधिक स्थायी होते हैं। फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता का क्रम है ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। एल्किल हैलाइड के बीटा विलोपन द्वारा एल्कीन बनने में जो क्रियाशीलता का सही क्रम है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइड की संरचना पर निर्भर करता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड की संरचना है वो अधिक शाखित हो जाती है तथा शाखाओं की अधिक संख्या विहैलोजनीकरण प्रक्रम को आसान बना देती है। क्योंकि वहाँ पर शाखाओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो देखिए शाखाओं की संख्या अधिक, जैसे हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो अब इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कार्बन जिसके पास में ब्रोमीन उपस्थित है उसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल ग्रुप होने के कारण है क्या हो रहा है कि ये है अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, तो 3 बीटा कार्बन है जिनके पास में 9 बीटा हाइड्रोजन है। 9 बीटा हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन का आसानी से निष्कासन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बीटा विलोपन है। तो ये क्या कहा गया है, क्रियाशीलता का क्रम एल्किल हैलाइड की संरचना पर निर्भर करता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड की संरचना अधिक शाखित हो जाती है तथा शाखाओं की अधिक संख्या विहाइड्रोहैलोजनीकरण को आसान क्यों बनाती है, क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। हम देख रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है,
टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो बीटा हाइड्रोजन अगर हम कहें तो कुल मिलाकर 9 हाइड्रोजन हैं, वो बीटा हाइड्रोजन के रूप में उपस्थित हैं। तो 9 में से किसी भी बीटा हाइड्रोजन का आसानी से निष्कासन हो जाएगा।